Every constitution tells a story of power, of freedom and of struggle to protect the individual from the state. लेकिन भारत के फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए हमें पहले इंग्लैंड के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है, फिर अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी को देखना होता है और फिर समझ में आता है कि भारत ने कैसे दोनों मॉडल की खूबियों को मिलाकर अपनी अनोखी व्यवस्था बनाई। फंडामेंटल राइट्स सत्ता और व्यक्ति के बीच सदियों से चल रहे संघर्ष का भारत द्वारा दिया गया संतुलित जवाब है। Hello everyone, welcome back. Welcome to part 42 of our Indian polity lecture series. And from this video, we are going to start very important chapter that is fundamental rights. और fundamental rights के ऊपर ये हमारा part 1 होने जा रहा है। Fundamental rights जो है वो बहुत ही ज़्यादा important है because if you are going to lose rights, then you are going to lose everything. अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता है तो आपको कोई भी सिस्टम जो है वो वैल्यू नहीं देगा। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। बहुत ही डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ओके, so what are rights? Rights are certain legal claims that individuals or citizens are granted by a constitution or legal body. तो राइट्स मतलब क्या हो जाते हैं, अधिकार मतलब क्या हो जाता है? अधिकार मतलब वो लीगल क्लेम्स जो इंडिविजुअल या फिर सिटीजन को किसी संविधान के द्वारा या फिर किसी लीगल बॉडी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल क्लेम्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीगल क्लेम्स? लीगल क्लेम्स का मतलब ऐसे अधिकार जिनके लिए आप कानून के जरिए डिमांड या फिर इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी जो चीज आप कानून के सहारे मांग सकते हैं वही लीगल क्लेम होते हैं। तो ऐसे अधिकार जिनके इन्फोर्समेंट के लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं उन्हें ही हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, कुछ जो राइट्स हैं वो बहुत ही फंडामेंटल हैं, बहुत ही मौलिक है हमारे लाइफ के लिए और उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और सिर्फ इन्हें स्पेशल स्टेटस ही नहीं दिया गया है, इन्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट ही नहीं किया गया है, बल्कि इसे स्पेशली प्रोटेक्ट भी किया गया है। और जो ये स्पेशली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं को हम मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं फंडामेंटल बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये मौलिक अधिकार हैं, ये बेसिक राइट्स हैं जो किसी भी सिटीजन को देश में मिलना चाहिए। ओके, सो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो फंडामेंटल राइट हमारी लाइफ की मिनिमम गारंटी है। ये बताता है कि एक इंसान के साथ स्टेट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अगर ये राइट्स न हो तो पावर का मिसयूज होगा एंड सिटीजन की फ्रीडम भी जीरो हो जाएगी। ओके, दैट्स वाई फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। जब हम इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका क्या मतलब हो गया? तो किसी भी देश का अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, बल्कि कई सोर्सेज जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, जुडिशियल डिसीजंस एंड पार्लियामेंट्री लॉ से मिलकर बनता है। बट इन केस ऑफ यूएसए, इन केस ऑफ इंडिया हम क्या देखते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे लॉज को, रूल्स को कोडिफाई करके एक बुक में रखा गया है। दैट्स वाई अमेरिका, इंडिया जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करता है। अब क्योंकि इंग्लैंड के अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स वाई वहां पे कोई कोडिफाइड फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को नहीं मिलता है। बट इन केस ऑफ यूएसए एंड इंडिया हम देखते हैं कि कोडिफाइड फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो क्या इसका यह मतलब हो गया कि इंग्लैंड में जनता को फ्रीडम नहीं है, क्या उनके पास राइट्स नहीं है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो इंग्लैंड जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करता है, फिर भी उसके जनता के पास, इंडिविजुअल के पास राइट्स दिए गए हैं एंड डेमोक्रेसी के जो बेसिक राइट्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, सो इंग्लैंड में राइट्स को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है? इंग्लैंड में राइट्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिक्योर किया जाता है। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में वहां पे नजर आता है। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में नजर आता है। इसका क्या मतलब हो गया, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट वहां पे
कोई राइट नहीं देती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई राइट प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि आपको आज़ादी है कि आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो, और वो चीज़ें आप तब तक ही कर सकते हो जब तक ऑर्डिनरी लॉ तुम्हें रोकता नहीं है। ठीक है, यानी वहाँ के सिटीजन जो हैं उनको स्पेशली कोई रिटन राइट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। उनके पास फ्रीडम है कि जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं, बट ऑर्डिनरी लॉ जो है वो लिमिट पुट करेगा जब ऑर्डिनरी लॉ को लगेगा कि नहीं, ये बंदा जो है वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स में एक्ट फ्रीली सो लॉन्ग एज ही डज नॉट वायलेट ऑर्डिनरी लॉ। अगर वो ऑर्डिनरी लॉ को वायलेट करेगा तो ही सरकार जो है उसे रोकेगी, लॉ जो है उसको रोकेगा। तो इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन जब आता है तो उसे हम नेगेटिव एस्पेक्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो इंग्लैंड में कैसे प्रोटेक्ट की जाती है? तो बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एंड बाय जुडिशियल डिसीजंस जो हैं वहाँ पे राइट्स डिटरमाइन किए जाते हैं केस बाय केस। यानी कोई केस वहां पे चला एंड केस की जजमेंट के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बेसिस पे राइट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ओके, नाउ नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोटेक्शन इन इंग्लैंड। तो जुडिशरी जो है इंग्लैंड में वो गार्डियन है इंडिविजुअल्स के राइट के अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव ओनली। इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है इंग्लैंड की, वो अगर इंडिविजुअल के राइट्स का हनन करती है तो ही जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर कर सकती है, जजमेंट जो है वो दे सकती है। तो यहाँ से क्या हमें समझना है कि लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है इंग्लैंड में, और लेजिस्लेचर जो लॉ बना के इम्प्लीमेंट कर देगी उस लॉ को जुडिशरी जो है वो स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती है। ओके, कोर्ट्स हैव नो पावर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एग्रेशन। यानी लेजिस्लेचर जो लॉ बना देगा वो लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, और उस लॉ के ऊपर जुडिशरी जो है कोई जजमेंट नहीं दे सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट का हनन ही क्यों ना कर रही हो। ठीक है, सो नो फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं और तुम्हें कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना है जिससे जनता का मौलिक अधिकार का हनन हो। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें वहां पे देखने को नहीं मिलता है। एंड इन केस ऑफ इंग्लैंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर दैट पार्लियामेंट इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट है पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या है कि वो सर्वशक्तिमान है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर दर्जा मिला है वहां की पार्लियामेंट को। ओके, इसीलिए पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पूरा राइट है कि वो कोई भी कानून जो है बना के इम्प्लीमेंट कर सकती है। एंड राइट्स जो है इंग्लैंड में वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ, एंड पार्लियामेंट कभी भी उन चीज़ों को चेंज कर सकती है या एब्लिश कर सकती है जब भी पार्लियामेंट की मर्जी हो। देन कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होता है? जब पार्लियामेंट सुप्रीम होता है तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं? सो इंग्लिश कोर्ट्स जो हैं उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है जुडिशियल रिव्यू का। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे ओमनीपोटेंट कौन है? लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर जो है वही लॉ बनाती है। ओके, तो लेजिस्लेचर जो सर्वोपरि है उसके बनाए हुए लॉ को जो कोर्ट्स हैं वो स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू जो है उसका पावर इंग्लैंड में कोर्ट्स के पास नहीं है। कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल और नेचुरल राइट्स। यानी इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ अगर बना दिया गया और वो लॉ जो है फंडामेंटल या फिर नेचुरल राइट्स को भी वायलेट करता है, तो भी इंग्लैंड की जो कोर्ट्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू को हथियार बना के अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस लॉ को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अब हम डिफरेंस देखेंगे इंग्लैंड एंड यूएसए के बीच में। इंग्लैंड में हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एग्जिस्ट करती है, एंड अमेरिका में हमें जुडिशियल सुप्रीमेसी नजर आती है। इसका मतलब क्या है उसको हम समझते हैं अभी। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इंग्लैंड एंड यूएसए के बीच में? तो इंग्लैंड में जनता को लगता था कि एग्जीक्यूटिव टायरनी जो है वो रुकनी चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो पावर का मिसयूज कर सकती है और जनता पे अत्याचार कर सकती है। इसीलिए कोर्ट्स को ये कहा गया दैट आपको इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्शन देना है विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव। यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिविजुअल्स के राइट का हनन न करे, इस चीज को आपको इंश्योर करना है एंड उसी के रिस्पेक्ट में आपको जजमेंट देना है।
ओके। देन इन केस ऑफ यूएस से हम क्या देखते हैं कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके मन में यह भय था कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो दोनों पावर का मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए बिल ऑफ राइट्स जो है वो लाया गया एंड बिल ऑफ राइट्स को बाइंडिंग बताया गया ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कुछ राइट्स जो हैं वो बता दिए गए कि ये हर इंडिविजुअल को मिलना ही चाहिए एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों में से कोई भी इन राइट्स को छीन नहीं सकता है। इन राइट्स का हनन जो है किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता है। अभी हमने देखा बिल ऑफ राइट्स के बारे में। बिल ऑफ राइट्स एक्चुअली है क्या और ये बाइंडिंग क्यों है? तो अमेरिका में फर्स्ट 10 जो अमेंडमेंट्स हुए थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हीं को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और ये जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट थे उनको बिल ऑफ राइट इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो लिस्ट करते हैं बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ अमेरिकन पीपल। ओके, एंड बिल ऑफ राइट्स जो है वो बाइंडिंग है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर। यानी जो अधिकार दिए गए हैं अंडर बिल ऑफ राइट्स वो हनन नहीं किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और हम देखते हैं कि जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करती है। यूएस कोर्ट्स जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एक्ट ऑफ कांग्रेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ वायलेटिंग द बिल ऑफ राइट्स। यानी अमेरिका में अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी ऐसा कानून बनाया, कोई भी ऐसा लॉ बनाया जो कि बिल ऑफ राइट को वायलेट कर रहा है, तो अमेरिका की जो कोर्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती हैं। एंड लेजिस्लेचर जो है वो अल्टर नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी जब इमरजेंसी का कंडीशन होगा उस समय भी जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है वहाँ की, वो चेंज नहीं ला सकती है फंडामेंटल राइट के अंदर। एंड जुडिशरी जो है उसके पास फाइनल अथॉरिटी दिया गया है रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्सिंग राइट। तो इस वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी एग्जिस्ट करती है। अब इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में साइमन कमीशन एंड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद आया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को। और उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के बातों को अगर हम इंक्लूड कर लें और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई मशीनरी ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता है, तो इन बातों को जस्ट रख के कोई फायदा नहीं है। और ये बातें कह के उन्होंने इन चीजों को रिजेक्ट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में डिमांड जो है फंडामेंटल राइट्स की वो बढ़ती है। नेशनलिस्ट ओपिनियन स्पेशली आफ्टर नेहरू रिपोर्ट, ये कब आया था? 1928 में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट ओपिनियन वाले लोग हैं उन्होंने स्ट्रांगली फेवर किया बिल ऑफ राइट्स को। यानी जिस तरीके से अमेरिका में सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं उसी प्रकार से इंडिया में इंडियंस को राइट्स मिलने चाहिए। बट ब्रिटिश एक्सपीरियंस जो है वो कह रहा था कि लेजिस्लेचर जो है अगर वो एग्जीक्यूटिव का सबऑर्डिनेट बन जाएगा तो लेजिस्लेचर जो है वो सही से अपना काम नहीं कर पाएगा एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट करेंगे, वो लिबर्टी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि लेजिस्लेचर जो है वही सबसे पावरफुल रहना चाहिए। ठीक है, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स को एडॉप्ट किया और सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड किया इंडिविजुअल लिबर्टी को, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को। एंड ये चीजें कहाँ से निकल के आती हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसे फंडामेंटल राइट में दिया गया एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया। फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या लाते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो है वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट एक्शन को डिटरमाइन करता है। यानी स्टेट कोई भी एक्शन लेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर होती है फंडामेंटल राइट से। इसका मतलब है कि स्टेट जो है कोई भी रैंडम रैकलेस डिसीजन जो है वो नहीं लेगा। एंड फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्शन लाता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। यानी स्टेट जो है वो कोई भी लॉ ला के उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो ये चीजें जो है वो फंडामेंटल राइट के द्वारा इंश्योर होती है। इंडियन मॉडल अगर हम देखें तो इंडियन मॉडल जो है वो कॉम्बिनेशन है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी की।
ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्स्ड मॉडल को फॉलो करता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसको याद रखना है, क्योंकि जब भी ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉपी पेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप यहाँ से इन पॉइंट्स को उठाकर अपना मेन एजेंडा जो है आंसर में सेट कर सकते हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड चीज़ें नहीं है, चीज़ों को देखा गया एंड उसको फिर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से एडप्ट किया गया, जो कमियां थी उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको दूर किया गया और फिर उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो मिक्स्ड मॉडल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है फंडामेंटल राइट्स को फ्रॉम यूएसए। तो हमने उस एक्सटेंट तक चीज़ों को नहीं रखा है जिस एक्सटेंट तक यूएसए ने रखा हुआ है। ठीक है, हमने एडप्ट किया है ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो पार्लियामेंट का पोजीशन क्या है इंडिया के अंदर? पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से सोवरेन है। बट इंडिया में पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट्स जो हैं वो सेट की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाता है एंड लिमिटेशंस ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इम्पोज किया जाता है बाय फंडामेंटल राइट्स। तो हम इन चीज़ों की वजह से देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो टोटली सोवरेन नहीं है, वो ओमनीपोटेंट नहीं है, जैसा कि हमने इंग्लैंड के केस में देखा था। अब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे। इन केस ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू का पावर है, इसका मतलब ये हो जाता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ अगर बनाएगी तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि जुडिशरी उस लॉ को चेक करेगी और अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नजर आता है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को जुडिशरी जो है वो नल एंड वाइड घोषित कर सकती है। आफ्टर 24 अप्रैल 1973 क्या होता है? जब केशवानंदा भारती केस का जजमेंट सुनाया गया, उसके बाद ये बताया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अगर होता है और उस अमेंडमेंट की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज हो रहा है, फंडामेंटल राइट जो है उसमें बदलाव आ रहे हैं, तो भी जुडिशरी जो है उन लॉज को स्ट्रक डाउन कर सकती है। ठीक है, 9th शेड्यूल के रिस्पेक्ट में अब चीजें देख लेते हैं। तो ओरिजिनली 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, उसमें यह कहा गया कि कोई भी कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाकर अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उन कानूनों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उन कानूनों को इम्यूनिटी जो है मिल जाती है। फिर केशवानंदा भारती केस के जजमेंट के बाद ये बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से अमेंडमेंट करके कोई भी लॉ जो है 9th शेड्यूल में भी अगर वो डाला जाएगा तो उसे जुडिशरी जो है वो चेक कर सकती है कि कहीं ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रही है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द नेशन, सेक्युलरिज्म, देन सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, इन चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर चेक किया जाता है और अगर इन चीजों का वायलेशन पाया गया तो उस लॉ को स्ट्रक डाउन किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो काम करता है विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। ओके, तो इस तरीके से बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस स्टेट एक्शन, हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को प्राइमरली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, यानी स्टेट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी जिससे इंडिविजुअल के राइट्स का हनन होता है। तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके ऊपर लिमिटेशन लाते हैं? स्टेट के एक्शन के ऊपर वो लिमिटेशंस लाते हैं। बट कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी, प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी कोई ऐसा एक्ट न करें जिसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 2 जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन इन शॉप, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी कोई शॉपकीपर या होटल ओनर जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है सर्विस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई करेगा इंडिविजुअल तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है लगाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट।
ठीक है, उसके ऊपर केस जो है चार्ज किया जाएगा क्योंकि उसने फंडामेंटल राइट का हनन किया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन कर रहा है, इसीलिए उसके ऊपर केस जो है वो किया जा सकता है। देन आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 क्या बात करता है, तो ये अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस में लाता है तो उस इंडिविजुअल के ऊपर केस जो है किया जा सकता है, केस होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 23 क्या बात करता है, आर्टिकल नंबर 23 जो है वो बेगार सिस्टम को प्रोहिबिट करता है। बेगारी यानी फोर्स्ड लेबर, यानी आपसे कोई फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता है बिना पेमेंट दिए हुए। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको भी यहाँ पे क्राइम बोला गया है अंडर दिस आर्टिकल। सो आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 क्या बात करता है कि जो भी बच्चे 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर में डेंजरस जगह पे नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर एक्शन जो है लिया जाएगा। एंड इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जाते हैं ड्यू टू फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट तो आपको प्रोटेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ओके, देन हिस्ट्री बिहाइंड फंडामेंटल राइट्स। तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स जो हैं फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने रियलाइज किया कि राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने डिमांड किया ब्रिटिश रूलर से कि जनता का रिस्पेक्ट जो है किया जाए विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट्स, यानी जनता के अधिकारों का रिस्पेक्ट जो है वो किया जाना चाहिए ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। एंड मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड किया था बिल ऑफ राइट्स को 1928 के अंदर। 1931 में हम देखते हैं कि कराची सेशन में कांग्रेस जो है वो कमिट करती है कि इंडिविजुअल को राइट वो दिलवाएगी, लिबर्टी जो है वो दिलवाएगी। साथ ही साथ फंडामेंटल सिविल राइट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए, सोशल इकोनॉमिक राइट्स लाइक मिनिमम वेज जो है वो इंश्योर की, एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो भी इंक्लूड किया जाए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का विजन था। जैसा कि हमने देखा कि साइमन कमीशन एंड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो रिजेक्ट कर देती है नेहरू कमेटी के रिपोर्ट को, जिसके बाद ये चीज़ें जो है वो इंक्लूड नहीं की गई थी, यानी फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूड नहीं किए गए थे। एंड जब भारत आज़ाद होने लगा था उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस समय फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर हो के पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करते हैं, जो कि आता है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक में बताए गए हैं इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। फीचर्स की हम बात कर लेते हैं, फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट के। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हिस्टोरिकली डीप रूटेड डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी हमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिमिटेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को अनलिमिटेड राइट्स अगर मिल जाएंगे तो वो अपना अनलिमिटेड राइट जब यूज़ करेगा तो उससे किसी न किसी का राइट जो है उसका हनन हो जाएगा। इसलिए लिमिटेशंस जो हैं वो लाए जाते हैं, लगाए जाते हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स, ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से फेयर डिग्री ऑफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ओवरऑल गुड ऑफ द सोसाइटी के बीच में। कुछ जो राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं एंड बाकी जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होते हैं। सो वो कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं? सो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, यानी जिनके पास इंडिया का सिटीजनशिप है वही ये राइट्स क्लेम कर सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो इन राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ये याद रखने होंगे। कंटिन्यूटी में है 15-16, देन बीच में आपको 19 याद रखना है, देन 29-30। ओके, सो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं
वो गारंटी किए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सस्पेंड किया जाता है ओनली व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। यानी आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं जनता को, वो तभी सस्पेंड होंगे जब बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर इंडिया जो है किसी और कंट्री के साथ वार पे है। अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, तो उस केस में आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है विद क्लैरिटी, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं, अलाउइंग पर्सन्स टू मूव टू कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट व्हेन दे आर वायलेटेड। यानी जब भी किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट पहुंच सकता है और जजमेंट की डिमांड कर सकता है। और ये जो राइट्स हैं इनको डिफेंड किया जाता है एंड गारंटी किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंश्योर किया जाता है कि वो आपको मिले ही मिले बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड हेंस हम देखते हैं कि एग्रीव्ड पर्सन जो है वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो नीचे के कोर्ट्स में पहले जाएगा, केस जो है वो अप्लाई करेगा और उसके बाद जजमेंट का वेट करेगा और जजमेंट से जब वो खुश नहीं है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। नो, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अपील्स के द्वारा वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट का। सो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आर्टिकल 12 से क्वेश्चन आ गया है जो अभी तक हमने कवर अप नहीं किया है। अगले वीडियो में इसको हम कवर अप करेंगे। फिर भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 12 में स्टेट का जो डेफिनेशन दिया गया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, देन लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट, तो इस टॉपिक को हमने कवर अप किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो किसके अगेंस्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं, हो सकते हैं। ऑप्शन ए, द स्टेट ओनली। क्या सिर्फ स्टेट के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो ही हम केस जो है कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इंडिविजुअल्स ओनली। क्या किसी इंडिविजुअल ने हमारे फंडामेंटल राइट का हनन किया तो ही हम जो है फंडामेंटल राइट के हनन के रिस्पेक्ट में केस जो है कर सकते हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इंडिविजुअल या स्टेट दोनों में से किसी के द्वारा भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो हम कोर्ट पहुंच सकते हैं, हम जजमेंट की डिमांड जो है वो कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स अगर रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13 के डेफिनेशन को, क्योंकि उसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।